इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा के जनरल करैक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम ब्रायोफाइटा की प्लांट किंगडम में स्थिति की बात करें तो प्लांट किंगडम को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, क्रिप्टोस एंड गैमोस। क्रिप्टोस का अर्थ है हिडन या छुपा हुआ एंड गैमोस का अर्थ है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन छुपा हुआ रहता है क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है। इसके अलावा क्रिप्टोगेम्स को लोअर प्लांट्स भी कहते हैं। क्रिप्टोगेमिया में तीन प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, फेनेरोस एंड गैमोस। फेनेरोस का अर्थ है विजिबल या दिखाई देने वाला एंड गैमोस का अर्थ है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन विजिबल होता है अर्थात दिखाई देता है, फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। फेनेरोगेम्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। फेनेरोगेम्स को हायर प्लांट्स भी कहते हैं। फेनेरोगेमिया में दो प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इस प्रकार हमने देखा कि ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम के अंदर क्रिप्टोगेमिया में रखा जाता है। इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा के बारे में ही पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, ब्रायोस एंड फाइटोन। ब्रायोस का अर्थ है मॉस एंड फाइटोन का अर्थ है प्लांट, अर्थात ऐसे प्लांट्स जो या तो मॉस होते हैं या मॉस की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें ब्रायोफाइटा में रखा गया है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर एंड लैंड के ट्रांजिशनल जोन में पाए जाते हैं। जिस ब्रांच के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, ब्रायोस एंड लोगोस। ब्रायोस का अर्थ है मॉस एंड लोगोस का अर्थ है स्टडी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एफ केवर्स को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी एस आर कश्यप को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा शब्द ब्राउन के द्वारा दिया गया था। जनरल करैक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ब्रायोफाइट्स ग्रिगेरियस एंड एम्फीबियस नेचर के होते हैं जो नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ग्रिगेरियस का अर्थ ये समूहों में पाए जाते हैं तथा एम्फीबियस का अर्थ ये है कि ये जल और थल की ट्रांजिशन जगह पर पाए जाते हैं। इवोल्यूशन में ऐसा माना जाता है कि एल्गी से ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है और ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है। एल्गी एक्वेटिक होते हैं अर्थात जल में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियस होते हैं अर्थात जल और थल की ट्रांजिशन जगह पर पाए जाते हैं तथा टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं अर्थात थल पर या जमीन पर पाए जाते हैं। इस प्रकार पौधे जल से धीरे धीरे बाहर आकर थल पर आ गए। ब्रायोफाइट्स में दोनों जनरेशन्स गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट पाई जाती हैं। इन दोनों जनरेशन्स में से गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है। गैमीटोफाइट दो प्रकार का होता है, थैलॉइड एंड लीफी। थैलॉइड गैमीटोफाइट डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है और इसकी वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। लीफी गैमेटोफाइट की लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। मेन एक्सिस पर लीव्स पाई जाती हैं और आधार पर राइजोइड्स पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। लीफी प्लांट बॉडी को विशेष रूप से गैमेटोफोर भी कहते हैं। वास्कुलर टिश्यू की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, परंतु फिर भी गैमेटोफोर के मेन एक्सिस में एक विशेष प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसे वास्कुलर स्ट्रैंड या कंडक्टिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यह पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्रायोफाइटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूर्णतया अभाव होता है। इनमें केवल वेजिटेटिव व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई तरीकों से हो सकता है, जैसे ट्यूबर्स, बल्बिल्स, गैमी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अर्थात मोटाइल मेल गैमेट नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। ब्रायोफाइट्स आर्चिगोनिएट प्लांट्स होते हैं, अर्थात मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट्स या एंथेरोजॉइड्स 1.5 कॉइल्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। ब्रायोफाइट्स के जाइगोट में कभी भी मेयोसिस नहीं होता है। यह माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है। चूंकि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट रूट, स्टेम एंड लीव्स में विभेदित नहीं होता है, अतः इसे विशेष रूप से स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। सभी ब्रायोफाइट्स में स्पोरोगोनियम गैमेटोफाइट पर आश्रित रहता है, चाहे वह पूर्णतः आश्रित हो या आंशिक रूप से आश्रित हो। लाइफ साइकिल की बात करें तो सभी ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। सभी ब्रायोफाइट्स में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह के.आर. स्पोरने के द्वारा दिया गया था। के.आर. स्पोरने ने डिवीजन ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया: हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा को हेपेटिकी भी कहते हैं, एंथोसेरोटोप्सिडा को एंथोसेरोटी भी कहते हैं और ब्रायोप्सिडा को मसाई भी कहते हैं। हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स को लिवरवर्ट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी लिवर के समान ब्रांच्ड होती है। एंथोसेरोटोप्सिडा के मेंबर्स को हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके थैलस के ऊपर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स निकली रहती हैं, तथा ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स को मॉसस भी कहते हैं। लिवरवर्ट्स की प्लांट बॉडी थैलॉइड या लीफी हो सकती है। हॉर्नवर्ट्स की प्लांट बॉडी हमेशा थैलॉइड होती है तथा मॉसस की प्लांट बॉडी हमेशा लीफी होती है। लिवरवर्ट्स में राइजोइड्स यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, ट्यूबरकुलेटेड और एंड स्मूथ होते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। हॉर्नवर्ट्स में राइजोइड्स यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड एंड स्मूथ होते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, तथा मॉसस में राइजोइड्स मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड एंड ऑब्लिक सेप्टेट होते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। लिवरवर्ट्स में थैलॉइड प्लांट बॉडी में वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स पाए जाते हैं। हॉर्नवर्ट्स में स्केल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं तथा मॉसस में भी स्केल्स कंप्लीटली एब्सेंट। लिवरवर्ट्स में स्पोरोगोनियम पूर्णतया गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है। हॉर्नवर्ट्स में स्पोरोगोनियम 25 to 30% गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है तथा मॉसस में स्पोरोगोनियम 5 to 10% गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है। लिवरवर्ट्स में स्पोरोगोनियम या तो अविभेदित होता है और या फिर फुट सीटा एंड कैप्सूल में विभेदित होता है। हॉर्नवर्ट्स में स्पोरोगोनियम फुट सीटा एंड कैप्सूल में विभेदित होता है तथा मॉसस में भी स्पोरोगोनियम फुट सीटा एंड कैप्सूल में विभेदित होता है। लिवरवर्ट्स के स्पोरोगोनियम में कोलुमेला एब्सेंट होता है। हॉर्नवर्ट्स के स्पोरोगोनियम में कोलुमेला प्रेजेंट होता है तथा मॉसस के स्पोरोगोनियम में कोलुमेला प्रेजेंट होता है। लिवरवर्ट्स में स्पोरोगोनियम के डेवलपमेंट के दौरान आर्चिस्पोरियम का ओरिजिन एंडोथैसियम से होता है। हॉर्नवर्ट्स में स्पोरोगोनियम के डेवलपमेंट के दौरान आर्चिस्पोरियम का ओरिजिन एम्फीथैसियम से होता है तथा मॉसस में स्पोरोगोनियम के डेवलपमेंट के दौरान आर्चिस्पोरियम का ओरिजिन एंडोथैसियम या एम्फीथैसियम से होता है। लिवरवर्ट्स में स्पोरोगोनियम के कैप्सूल का डाइसेंस इलेटर्स के द्वारा होता है। हॉर्नवर्ट्स में स्पोरोगोनियम के कैप्सूल का डाइसेंस कोलुमेला के द्वारा होता है तथा मॉसस के अंदर स्पोरोगोनियम के कैप्सूल का डाइसेंस एयर स्पेस या पेरिस्टोम टीथ के द्वारा होता है। लिवरवर्ट्स में स्पोर्स का डिस्पर्जल प्रेशर के कारण होता है। कैप्सूल झटके के साथ फटता है जिससे स्पोर्स दूर दूर बिखर जाते हैं। हॉर्नवर्ट्स में कैप्सूल लंबा हो जाता है
जिससे स्पोर्स दूर दूर गिरते हैं, तथा मॉसस के अंदर फीमेल रिसेप्टिकल या सीटा लंबा हो जाता है जिससे स्पोर्स दूर दूर गिरते हैं। लिवरवर्ट्स में स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनता है। हॉर्नवर्ट्स में भी स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनता है, जबकि मॉसस में स्पोर के जर्मिनेशन से पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है और फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा से गैमेटोफाइट्स बनते हैं। लिवरवर्ट्स में दो मुख्य एग्जाम्पल्स हैं, रिक्सिया एंड मार्केंशिया। हॉर्नवर्ट्स में भी दो मुख्य एग्जाम्पल्स हैं, एंथोसेरोस एंड नोटोथाइलस। मॉसस में चार मुख्य एग्जाम्पल्स हैं, स्फेगनम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड फॉन्टिनेलिस। पॉलीट्राइकम को आम भाषा में हेयर कैप मॉस भी कहते हैं तथा फॉन्टिनेलिस को आम भाषा में ब्रुक मॉस भी कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे इलेटर्स। स्टेराइल सेल्स इनका निर्माण करती हैं। इन पर पैक्टिन की स्पाइरल लेयर्स पाई जाती हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। नमी होने पर पैक्टिन जल अवशोषित करके फूल जाता है और दाब बढ़ने से कैप्सूल फट जाता है। स्यूडोइलेटर्स की बात करें तो ये भी स्टेराइल सेल्स से बनते हैं, परंतु इनमें पैक्टिन लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, अतः ये डेहिसेंस का कार्य नहीं करते हैं। पेरिस्टोम टीथ की बात करें तो सभी ट्रू मॉसस में पेरिस्टोम टीथ डेहिसेंस व डिस्पर्जल दोनों का कार्य करते हैं। इन पर भी पैक्टिन की लेयर्स का जमाव होता है। मैकेनिज्म ऑफ डेहिसेंस की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में आधे या 1 घंटे के लिए शुष्कता का वातावरण आता है। पैक्टिन के सिकुड़ने से टीथ अंदर की ओर फोल्ड होकर स्पोर सैक में चले जाते हैं और इनके सिरों पर स्पोर्स चिपक जाते हैं। नमी आते ही पैक्टिन फूलता है और टीथ झटके के साथ अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, जिससे स्पोर्स दूर दूर तक बिखर जाते हैं। इस प्रकार पेरिस्टोम टीथ डेहिसेंस व डिस्पर्जल दोनों का कार्य करते हैं। यदि हम प्रोटोनिमा की बात करें तो प्रोटोनिमा का पाया जाना मॉसस का कैरेक्टर है। स्पोर के जर्मिनेशन से प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है तथा गैमेटोफाइट पर जो प्रोटोनिमा उत्पन्न होता है उसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। कारा, जो कि एक एल्गा है, उसमें भी दोनों प्रकार के प्रोटोनिमा पाए जाते हैं। प्राइमरी प्रोटोनिमा दो प्रकार का होता है, थैलॉइड एंड लीफी। थैलॉइड प्रोटोनिमा सभी फॉल्स मॉसस में पाया जाता है तथा लीफी प्रोटोनिमा सभी ट्रू मॉसस में पाया जाता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा पर 15 से 20 ब्रांचेस उत्पन्न होती हैं और प्रत्येक ब्रांच एक गैमेटोफोर का निर्माण करता है। इसी कारण मॉसस ग्रुप्स या पैचेस में उत्पन्न होती हैं और ग्रिगेरियस नेचर शो करती हैं। यदि हम स्पोरोगोनियम का एवोल्यूशनरी स्टेटस देखें तो इसे 3 लाइंस में डिवाइड किया गया है, ग्रेजुअल फोटोसिंथेसिस, ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन एंड ग्रेजुअल स्टेरिलाइजेशन। ग्रेजुअल फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जैसे जैसे ब्रायोफाइट्स का एवोल्यूशन हुआ, स्पोरोगोनियम पूर्णतया आश्रित से आंशिक आश्रित होता गया। उदाहरण के लिए रिक्सिया एंड मार्केंशिया पूर्णतया आश्रित होते हैं। एंथोसेरोस 25 to 30% आश्रित होता है, स्फेगनम 15 to 20% आश्रित होता है तथा फ्यूनेरिया 5 to 10% आश्रित होता है। इस प्रकार रिक्सिया से फ्यूनेरिया तक डिपेंडेंस या जो आश्रियता है वो कम होती गई। ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन की बात करें तो जैसे जैसे ब्रायोफाइट्स में एवोल्यूशन हुआ, स्पोरोफाइट का डिफरेंशिएशन या विभेदन बढ़ता गया। जैसे रिक्सिया में स्पोरोगोनियम अविभेदित होता है, मार्केंशिया व एंथोसेरोस में स्पोरोगोनियम फुट सीटा व कैप्सूल में विभेदित होता है, स्फेगनम में स्पोरोगोनियम फुट सीटा कैप्सूल व ऑपरकुलम में विभेदित होता है तथा सबसे अधिक फ्यूनेरिया में स्पोरोगोनियम फुट सीटा व कैप्सूल में विभेदित होता है और कैप्सूल फर्दर आगे 3 भागों में विभेदित होता है, ऑपरकुलम, थीका या बॉडी व एपोफाइसिस। ग्रेजुअल स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो जैसे जैसे ब्रायोफाइट्स का एवोल्यूशन हुआ, स्पोरोगोनियम की फर्टिलिटी कम होती गई और स्टेरिलिटी बढ़ती गई। उदाहरण के लिए रिक्सिया में 95% फर्टिलिटी और 5% स्टेरिलिटी होती है, मार्केंशिया में 50% फर्टिलिटी और 50% स्टेरिलिटी होती है, एंथोसेरोस में 25% फर्टिलिटी और 75% स्टेरिलिटी होती है और स्फेगनम में 15% फर्टिलिटी और 85% स्टेरिलिटी होती है
और फिनेरिया में 5% फर्टिलिटी रह गई और 95% स्टेरिलिटी हो गई। इस प्रकार फिनेरिया का स्पोरोगोनियम हाईली डेवलप्ड या मोस्ट एडवांस्ड माना जाता है। ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्फैग्नम ब्रायोफाइटा का सबसे महत्वपूर्ण प्लांट है। स्फैग्नम कोयले के एक प्रकार पीट का निर्माण करता है जिसे ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। स्फैग्नम से एक केमिकल पदार्थ स्फैग्नॉल प्राप्त होता है जो एंटीसेप्टिक गुण रखता है। अतः चोट लगने पर स्फैग्नम की प्लांट बॉडी को चूर कर घाव पर लगाने पर घाव को राहत मिलती है। सेकेंड वर्ल्ड वार में घावों पर ड्रेसिंग कॉटन के रूप में स्फैग्नम का ही उपयोग किया गया था। मार्केंशिया व पॉलीट्राइकम को ट्यूमर ठीक करने में काम में लेते हैं। पॉलीट्राइकम को गुर्दे की पथरी ठीक करने के काम में लेते हैं। स्फैग्नम की एक्वेटिक स्पीसीज हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, अतः दूसरे प्लांट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे गमलों में स्टोक के रूप में भी लगाया जाता है। एंथोसिरोस इवोल्यूशन में योगदान देता है। फ्रिस्चेल्ला एल्गा से एंथोसिरोस ब्रायोफाइट का इवोल्यूशन हुआ और एंथोसिरोस ब्रायोफाइट से हॉर्नियोफाइटोन टेरिडोफाइट का इवोल्यूशन हुआ। इन तीनों का स्पोरोगोनियम लगभग एक जैसा होता है, अतः यह माना जाता है कि स्थलीय संवहनी पादपों का विकास थ्रू एंथोसिरोस हुआ है। मॉसेस प्लांट सक्सेशन में इंटरमीडिएट कम्युनिटी या मध्यस्थ समुदाय के रूप में उगती हैं। चट्टान पर सबसे पहले लाइकेंस ग्रो करती हैं जो कि पायोनियर कम्युनिटी या पूर्वगामी समुदाय कहलाता है। उसके पश्चात मॉसेस ग्रो करती हैं जो कि इंटरमीडिएट कम्युनिटी या मध्यस्थ समुदाय कहलाता है, और उसके पश्चात अन्य वनस्पति या अदर वेजिटेशन जो है वो उसके ऊपर ग्रो करती है। मध्यस्थ समुदाय या इंटरमीडिएट कम्युनिटी के रूप में उगने वाली मॉसेस में स्फैग्नम एक प्रमुख मॉस है।